स्लज टाइप भी बनने लग गया है ऑयल का। ये हम लगा रहे हैं। ऐसी हालत है ऑयल की तो इंजन फ्लश क्यों नहीं काम में लिया। कुछ इस तरीके से हम इसको स्प्रे करेंगे। इसकी तो कुछ ज्यादा ही खराब हालत है। स्टार्ट करके जो वोल्टेज है वो चेक करें। जो एक्सल है वो डैमेज हो जाएगा। ब्रेक पैड्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। ड्रम एरिया है उसकी हम करते हैं वॉशिंग। 1000 किलोमीटर भी मुश्किल से चलने वाले हैं ये ब्रेक शूज। कई बार ऐसे स्लिप भी कर जाती है। सिलिकॉन ग्रीस जो है वो काम में लेना है। एंड ये हमारा क्लीन फिल्टर है, इमरजेंसी जब हो तब वो हमारे काम आ सके। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, होने वाली है 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस के ऊपर। तो नॉर्मली आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें खाली इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर करके एसी फिल्टर कर देते हैं और बता देते हैं कि सर्विस हो गई है। वेल 10,000 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चलती है ना, तो वो इससे थोड़ा ज़्यादा मांगती है। आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ जस्ट कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है हर 10,000 किलोमीटर पर। अदरवाइज वो छोटी छोटी चीज़ें ना फिर बड़ी बन जाती हैं और फिर वो कैंसर की तरह काम करती हैं आपकी गाड़ी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी को भी कैंसर ना हो तो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी की सर्विस आप खुद से घर पे करने वाले हैं या गराज में किसी मैकेनिक से करवाने वाले हैं। ये वीडियो हर तरीके के व्यूअर के लिए नेसेसरी है। एंड विद दैट सेड, हमारा सबसे पहला जो सर्विस का स्टेप होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी क्लीनिंग। तो हम इंजन बे वाले एरिया पर काम करेंगे, व्हील वेल वाले एरिया पर काम करेंगे, गाड़ी की अंडर बॉडी को विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे। तो शैम्पू से आप गाड़ी चाहे सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद में वॉश करवा लीजिए, लेकिन काम करने से पहले एक बार पानी से पूरी गाड़ी को अच्छे से रिंस डाउन जरूर करें, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है, डस्ट वगैरह है, ग्राइम वगैरह है वो हट जाए और गाड़ी की जो रियल पार्ट्स की जो इमेज है वो आपके सामने आ सके। ऐसा करने से ना सिर्फ काम करते टाइम आपको पीस ऑफ माइंड रहेगी, बल्कि जब आप इंस्पेक्शन करेंगे पार्ट्स का तो जो मिट्टी है वो हट जाएगी। तो आपको प्रॉपर लीकेजेस वगैरह, कहीं पर कोई पार्ट डैमेज है या नहीं है, कोई पाइप वगैरह तो वो कटी फटी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें अच्छे से दिख पाएंगी, ताकि आप सही तरीके से डायग्नोस करके उस चीज़ को रिपेयर कर पाएँ, रिप्लेस कर पाएँ, या जो भी उसका सोल्यूशन है वो कर पाएँ, ताकि आपकी गाड़ी में ज़्यादा बड़ी दिक्कत कल को ना हो। साथ ही साथ जब आप गाड़ी को वॉश करते हैं तो उस टाइम पर आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है। इंजन बे की क्लीनिंग के टाइम पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि हमारा ECU हो गया, फ्यूज बॉक्स हो गया, इनको थोड़ा सा आप कवर अप कर ले, ताकि पानी है वो इनके अंदर जाकर के इनको डैमेज ना कर दे। सेकेंड चीज़, फ्रंट में हमारा रेडिएटर, कंडेंसर, इंटरकूलर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर 10,000 किलोमीटर पर जब आप वॉशिंग कराएं तो आप इस साइड को अच्छे से धुलवाएं, ताकि जो फिन्स हैं रेडिएटर के, कंडेंसर के, उनके अंदर जो मिट्टी, जो कचरा जमा हुआ है वो बाहर निकल जाए, ताकि वो अपना काम जो है वो एफिशिएंटली कर पाएं। उससे ना सिर्फ आपकी गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी, साथ ही साथ आपका जो इंटरकूलर है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो आपकी गाड़ी की जो बेस्ट एफिशिएंसी है, बेस्ट परफॉर्मेंस है वो निकल करके आएगी। और कंडेंसर साफ रहेगा तो आपकी जो AC है वो भी एकदम शानदार तरीके से चलेगी। और अब गर्मियां आने वाली हैं तो आई थिंक ये स्टेप मैंडेटरी है सबके लिए। साथ ही साथ एक चीज जो मैं देखता हूं कि सब लोग मिस आउट करते हैं वो है ये। इस एरिया को मैंने इतनी सारी गाड़ियों में देखा है, इतने गंदे तरीके से रखा जाता है, जबकि सबसे पहला जो कंटेमिनेशन आपके इंजन के अंदर जाएगा ना, वो जाएगा यहीं से। यहां से आपका डीजल फिल होता है और आपका डीजल जाता है सीधा आपके इंजेक्टर्स में। तो इस एरिया को आप अच्छे से साफ रखें, ताकि नोजल जो है उससे टच होकर के कोई भी कचरा है वो अंदर ना गिरे और आपका जो इंजन है उसकी लाइफ बनी रहे। विद दैट बीइंग सेड, अब बारी आती है, गाड़ी हमने वॉश कर ली, अब गाड़ी को हम पहले सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए टेस्ट राइड से बेटर आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। और टेस्ट राइड में हमारा जो इंस्पेक्शन वाला काम है वो भी हो जाएगा। और इंस्पेक्शन के साथ साथ इंजन जो है वो वार्म अप होगा ही, ऑयल ड्रेन करेंगे, उसमें भी हेल्प हो जाएगी। अब जब आप कार चला रहे हैं तब आपको कुछ बेसिक चीज़ें नोटिस करनी है, जो कि सर्विस के टाइम पर हम कैसे काम करेंगे उसको डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले तो कोई भी अब नॉर्मल नॉइज़ कहीं से भी आपको आ रही हो, वो सस्पेंशन की हो सकती है, इंजन की हो सकती है, इंजन माउंट्स के वाइब्रेशंस भी आप महसूस कर सकते हैं। स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उस केस में गियर शिफ्टिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, मैनुअल है तो उसमें आप जब गियर शिफ्ट कर रहे हैं तब कोई दिक्कत आ रही है या नहीं, वो बेसिकली आपको सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। एंड इसी के साथ आपको गाड़ी को अलग अलग टाइप की रोड्स पर चलाना होता है। प्लेन रोड पर हम ये चेक करेंगे कि गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, व्हील अलाइनमेंट का, बैलेंसिंग का इशू तो नहीं है। एंड उसके बाद में जब रफ पैचेस आएंगे, अनइवन रोड्स आएंगी, ब्रेकर्स आएंगे, खड्डे वगैरह आएंगे, उनमें हम ये चेक करेंगे कि जो सस्पेंशन है
मे बी कंट्रोल आर्म की नॉइज़ हो, मे बी बुशिंग की हो, बॉल जॉइंट की हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कार में, वैसे तो हम इसको रोज़ ही चलाते हैं तो आज अलग से क्या ऑब्जर्व करना, बट फिर भी जो है वो बता देता हूँ। ब्रेक स्क्वीक है इसमें, मतलब जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो ची ऐसे करके जो आवाज़ आती है, वो वाली जो साउंड है वो इसमें आ रखी है। एंड ब्रेक पैड्स इसके मैंने आई थिंक 7 या 8,000 किलोमीटर पहले रिप्लेस किए हैं, तो ब्रेक पैड्स वेयर आउट होने का जो इंडिकेटर आता है ये उसकी आवाज़ नहीं है, ये है ब्रेक जो रोटर्स हैं और पैड्स हैं उनके बीच में डर्ट एंड डिब्री आ चुकी है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट है वो अनइवनली हो रहा है एंड उसकी वजह से ब्रेक्स में आवाज़ आ रही है। तो हम इसके ड्रम्स एंड जो डिस्क पैड्स हैं उनको खोल करके अच्छे से क्लीन करने वाले हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हमें कब पता चला, जब हमने टेस्ट राइड ली। अदर देन दैट इसमें जो डोर्स की जो बिडिंग्स हैं उनमें से हल्की हल्की रबिंग नॉइज़ आ रही है, तो उसके लिए हम इस पर या तो सिलिकॉन जो स्प्रे आता है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम जो पॉलिश आती है, जो लेदर पॉलिश होती है, वो यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में आगे देखने को मिलने वाली हैं। अभी के लिए हमारा जो टेस्ट राइड का जो मोटिव था वो फुलफिल हो गया है, तो अब हम वर्कशॉप पर चलते हैं एंड जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अभी करना है गाड़ी को जैक स्टैंड्स पे लिफ्ट, बट उससे पहले जो चारों टायर्स हैं उनके जो लग्स हैं उनको मैं लूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज बाद में ये करना डिफ़िकल्ट रहेगा। उसके बाद में मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक हमें गाड़ी के उसी पार्ट पर लगाना है जिस पर रीइंफोर्समेंट हो। इस केस में जो नीचे की साइड बीम्स हैं फ्रंट वाली साइड में वो काम आ जाएंगी। अगर आप सीजर जैक जो कि गाड़ी के साथ आता है वो काम में ले रहे हैं तो उसके लिए हर गाड़ी में नीचे की साइड आपको प्रोविजंस मिल जाएंगे। इस गाड़ी के केस में आप अभी देख सकते हैं इन पर लगाएं। और जैक स्टैंड्स जो हैं वो हमें जो बीम है उसी पर लगाना है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि कंट्रोल आर्म हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, इन पर हमें जो जैक स्टैंड है वो नहीं लगाना है, वो रिस्की हो सकता है। पीछे से गाड़ी को हम हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से जो डेड एक्सेल है उसके बीच में जैक लगा करके लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे ज़्यादा वेट है वो होता नहीं है। और इसी डेड एक्सेल की जो ट्यूब है इस पर ही हम जो जैक स्टैंड्स हैं वो लगा देंगे। अगर आप सीजर जैक जो टूल किट में आता है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पीछे की साइड भी अलग से प्रोविजन बनी हुई है, मेक श्योर आप उसी को काम में लें। उसके बाद में हम चेक करेंगे गाड़ी को अच्छे से शेक करके कि जो जैक स्टैंड्स हमने लगाए हैं वो प्रॉपर हों, क्योंकि सीधी सी बात है गाड़ी के नीचे दब करके कोई नहीं मरना चाहेगा। और चारों जो टायर्स हैं वो हमारे हवा में हैं क्या, ये भी आप चेक कर लें। कई बार जब सरफेस अनइवन होता है तो थोड़ा सा जैक्स में एडजस्टमेंट, जैक स्टैंड्स में एडजस्टमेंट है वो करना पड़ सकता है। विद दैट बीइंग सेड, अब हम हमारा जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन करने वाले हैं, जिसके लिए ऑयल पैन से जो ड्रेन प्लग है उसको हम रिमूव करेंगे। तो स्विफ्ट का जो 1.3 DDIS इंजन है उसके केस में ये T45 यानी कि टॉर्क्स का जो 45 mm है उसका है। तो लेट्स गेट इट आउट, देयर वी गो। अभी इसको करेंगे थोड़ा सा लूज। ड्रेन पैन मैंने नीचे रख दिया है। लेट्स सी कि इसको गिराए बिना मैं निकाल सकता हूँ क्या, एट व्हाट कॉस्ट। एंड थोड़ा सा ऑयल ड्रेन जो है वो बेटर तरीके से हो जाए उसके लिए हम जो फिल कैप है उसको निकाल के रख देंगे। और जो फिल कैप है उसको भी जब आप निकालें तो अच्छे से इंस्पेक्ट करें। अगर आपका हेड गैस्केट ख़राब होगा, ऑयल कूलेंट मिक्स हो रहा होगा या ऐसा कुछ भी होगा, एक्सेसिव ब्लो बाई होगा, तो भी ये जो कैप है इसके अंदर आपको बिल्डअप दिखेगा, चाहे तो वो स्लज का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे फिर आपका जो कूलेंट वाटर मिक्स होता है जब वो जो क्रीमी सा बन जाता है वो हो। तो इसको इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अब बारी आती है जो ऑयल फिल्टर है उसको निकालने की। तो इसके लिए 27 का जो सॉकेट है वो यूज़ हुआ है। देयर वी गो, ये आ गई इसकी कैप। यहाँ पर एक ओरिंग है उसको हम बदलेंगे। एंड जो ऑयल फिल्टर है उसको हम निकालते हैं। सो देयर वी हैव इट। कोई भी पुराना पार्ट जब आप निकालें तो उसका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इस केस में ये सिकुड़ा हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि हमने ज़्यादा नहीं चलाया है ऑयल फिल्टर को। ऑयल ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब स्लज टाइप भी बनने लग गया है ऑयल का। तो 1000 या 2000 किलोमीटर आई थिंक हमने ज़्यादा चला दिया है गाड़ी को, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड फॉर ए कंपैरिजन ये हम लगा रहे हैं और ये निकला है, तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी इसको इंस्टॉल करते टाइम इस पर 2 रबर रिंग्स पहले से लगी हुई आती हैं नए फ़िल्टर के साथ, उन पर हम ऑयल लगाएंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पर हमें प्लेस करना है जस्ट लाइक दैट। उसके बाद में ये हमारी नई ओरिंग है जिस पर ऑयल है वो मैंने लगा लिया है।
पुराने वाली को निकालना है। तो बेसिकली हाउसिंग में ये जो सेक्शन है इसमें हमारी ओरिंग है, ये आ गई बाहर और नई वाली। और अब पिक टूल की हेल्प मैं क्यों ले रहा हूँ, वो इसलिए ताकि ओरिंग हमारी सीधी रहे। अगर हम हाथ से लगाने चलेंगे तो चांसेस हैं कि ये ट्विस्ट हो जाएगी, उसके बाद में इसकी जो सीलिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, दैट्स वाई। और अभी हम इसको प्लेस कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी मैं सफाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस इंजन को बहुत ही ज़्यादा डीप फ्लश की ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी इसके साथ कुछ भी मेसअप नहीं करना चाहता हूँ। हम इसको 1 या 2 सर्विस और चलाएंगे, तब तक इसकी जो मेजर सर्विस है वो आ जाएगी 1 लाख किलोमीटर वाली, तब करेंगे इसकी अच्छे से सफाई। तो जो थ्रेड्स हैं वो हाथ से मैंने सबसे पहले चढ़ाए हैं, एंड अभी जो मैं सॉकेट है उसकी हेल्प लूँगा। डायरेक्टली सॉकेट ना लगाएं, प्लास्टिक के थ्रेड्स हैं कैप के, डैमेज हो सकते हैं। और इसको बहुत ही आराम से आपको ग्रेजुअली टाइट करना है, क्योंकि इसके नीचे की साइड एक स्प्रिंग रहती है, और जो हमारी फिल्टर में नीचे जो 2 ओरिंग्स लगी हुई थी वो भी उस स्प्रिंग के बीच में एक होल होता है, उसके अंदर जाकर के फिट होती हैं। तो इसलिए हमें आराम आराम से इसको टाइट करना है। और टॉर्क वैसे इस पे लिखा हुआ है, आपके पास टॉर्क रेंज है तो आप 25 न्यूटन मीटर पर टाइट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टॉर्क रेंज नहीं है तो जैसे ही ये टच कर जाएगा उसके बाद आपको हल्का सा इसको और टाइट करना है, एंड दैट्स इट। और इतना भी हल्का नहीं, बट आप समझो ज़्यादा जोर मत लगा देना। अब इसको बाहर से अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। और अब जो ऑयल निकला है उसको हम चेक करते हैं। उससे कुछ टिप्स हैं जो कि हमें सीखने को मिलेंगी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है ऑयल। अब थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लग गया है क्योंकि हमने इसको आई थिंक 2000 किलोमीटर ज़्यादा चला दिया। जनरली मैं 8 to 9000 किलोमीटर्स पर जो इंजन ऑयल है वो रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं मिनरल ऑयल यूज़ करता हूँ। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, दूसरा हमारी जो रनिंग है वो इस टाइप की है कि जो सर्विस इंटरवल है वो बहुत फास्ट होता है। और ये बीटर कार है, अब इसमें सिंथेटिक डालेंगे तो वो बहुत महंगा जाता है। हालांकि वो भी करेंगे, वो तब करेंगे जब इसका इंजन जो है वो हम पूरा खोल के अच्छे से उसको फ्लश करेंगे, क्योंकि ये पुरानी ली है गाड़ी, तो मेरे को आइडिया नहीं है इसको कैसे रखा गया है, तो मैं अभी सेफ साइड पे चल रहा हूँ। जो पॉइंट है वो ये है कि 8000 की बजाय अब की बार हमने 11 या 11,500 किलोमीटर से इसको चला दिया है, तो उसकी वजह से जो इंजन ऑयल है वो गाढ़ा होने लग गया है। और एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी हालत है ऑयल की तो इंजन फ्लश क्यों नहीं काम में लिया। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि एज आई सेड प्री ओन्ड गाड़ी है, हमें नहीं पता इसको कैसे सर्विस की गई है, कैसे रखा गया है। तो इसका जो ऑयल का जो चेम्बर है उसके अंदर जो ऑयल की पिकअप ट्यूब होती है वो चौक होने के चांसेस होते हैं पुरानी गाड़ी में। और जब आप फ्लश काम में लेते हैं तो सारी जो गंदगी है वो नीचे ही जाके बैठती है, और कई बार वो जो स्ट्रेनर है, जो पिकअप ट्यूब है, वो पूरी चौक हो जाती है और उसके बाद में आपका इंजन सीज होने के चांसेस हैं। तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकता। कब तक? जब तक मैं इसका चेम्बर खोल के अच्छे से चेक नहीं कर लेता कि वो क्लोग्ड है या साफ है। उसके बाद में जो फ्लश की प्रोसेस है वो करेंगे। फ्लश से रिलेटेड वीडियो अपनी थार पर आएगी बहुत जल्दी, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। विद दैट बीइंग सेड, अब बारी आती है जो ड्रेन हमारा बोल्ट है उसको लगाने की। इसमें ये एक ओरिंग रहती है, मेक श्योर आप इसको टाइमली रिप्लेस करें। मैं हर सेकंड या थर्ड सर्विस पर इसको चेंज करता हूँ, डिपेंड्स ऑन कि इसकी कंडीशन कैसी निकलती है। सबसे पहले इसका जो मेटिंग सरफेस एरिया है उसको क्लीन करके हैंड टाइट करेंगे। इस ओरिंग पर भी ऑयल लगाना होता है, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ इसलिए। और जब हैंड टाइट हो जाए तब आप इसको 1/4 जो टर्न होता है वो रोटेट कर दें, एंड यू विल बी गुड टू गो। अब करते हैं इंजन ऑयल फिल। तो ये आ गई हमारी फनल, ये रहा हमारा इंजन ऑयल, मारुति रिकमेंडेड 15W40, ग्रेड भी मारुति रिकमेंडेड ही है। क्वांटिटी इसमें 3.5 लीटर डलता है, तो वही डाला जा रहा है। और क्या निकला था वो तो आपको याद ही होगा। अब डलते टाइम कैसा होता है वो और देख लो, इतना डिफरेंस आ जाता है। देयर वी गो। और जो कैप है उसको मैंने क्लीन कर लिया है। इसकी ये ओरिंग अगर यहाँ से ऑयल सीपेज हो रहा है तो आप चेंज कर दें। इसको लगा के क्लिक की साउंड आने पर छोड़ देंगे। डिपस्टिक निकालते हैं। हालांकि गाड़ी अभी जैक स्टैंड्स पर है तो एकदम एग्जैक्ट लेवल तो नहीं है, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया हमें लग जाएगा। बाकी ऑयल है उसका लेवल गाड़ी को चला के चेक करना होता है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया।
बट फिर भी थोड़ा आइडिया तो लेना चाहिए। यहाँ तक है, थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि अभी जो ऑयल फिल्टर है उसमें भी ऑयल जाना है। तो ये एक स्टेप हम लास्ट में जब गाड़ी की पूरी रेडी करने के बाद टेस्ट राइड लेकर के आएंगे, उसके बाद हमें याद रखना है कि जो ऑयल गेज है उससे ऑयल लेवल को फिर से चेक करना है। अब निकालते हैं एयर फिल्टर को। तो इसमें सिंपली 4 स्क्रूज लगे हुए हैं। उसके बाद इसको अपवर्ड्स पुल करना है। ये आ गया हमारा फिल्टर। फिल्टर का जो बॉक्स है वो ठीक शेप में है। हल्का सा इसमें पानी आया हुआ है क्योंकि हमने जो इंजन बे एरिया है उसकी वॉशिंग की थी, लेकिन फ़िल्टर तक ऑब्वियस सी बात है नहीं आया हुआ। अब ये जो फ़िल्टर है ये आप हर सेकंड सर्विस पे चेंज करें 20,000 किलोमीटर पर, और हर 5,000 किलोमीटर पर साफ़ करें। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमने लास्ट टू लास्ट सर्विस पे चेंज किया था। तो अब इसकी हालत, अभी भी ये साफ़ करके चल सकता है बट इतना ज़्यादा मैं नहीं चलाऊँगा। जो हाउसिंग है उस पर थोड़ा सा हम कपड़े से साफ़ सफाई कर देंगे और ये नया फ़िल्टर हम प्लेस कर देंगे। प्रॉपर्ली बैठ चुका है। अब एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं हर सर्विस पर करना पसंद करता हूँ, वो है जो हमारा मास एयर फ्लो सेंसर है उसकी क्लीनिंग। तो उसके लिए सिंपली इसका जो ये सॉकेट है ये हमें डिस्कनेक्ट करना है। नीचे से इसको पुश करके निकालना होता है। एंड अभी इस साइड की जो ये क्लिप है इसको अनडू करते हैं। देयर वी गो। और फिर जो पूरी कवर की हाउसिंग है उसको हम थोड़ा सा पुल करेंगे, थोड़ा सा करेंगे रोटेट, और ये कुछ इस तरीके से निकल आएगी। तो अभी हम इस एरिया की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। एंड उसके बाद में जो प्रॉपर थ्रोटल बॉडी क्लीनर आता है उसी से हमें ये जो जाली है इसके अंदर की साइड जो आपको एक पीस दिख रहा है उसकी क्लीनिंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको स्प्रे करेंगे। ये नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब इसका एरर आता है ना तभी साफ़ करते हैं। अगर आप इसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहोगे तो इसका कभी एरर आएगा ही नहीं। अभी थोड़ा सा हम इस साइड से एंड इस साइड से इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे। 5 मिनट वेट कर लेंगे ताकि जो एरोसोल क्लीनर है वो ड्राई आउट हो जाए। एंड उसके बाद में करेंगे इसकी फिटिंग। तो जो हमारी पाइप है उसकी एक प्रॉपर प्लेस होती है, वहीं पर वो फिट होगी। मेक श्योर आप उसको उसी जगह फिट करें। उसके बाद में इसको थोड़ा सा पुश करके रखते हुए जो इसका क्लैंप है उसको टाइट कर देंगे। क्लैंप को भी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर टाइट करेंगे। फिर जो फिल्टर है उसके ऊपर जो इसका कवर है इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट करनी है। एंड फिर करना है जो स्क्रूज हैं उनको टाइट। तो इन पर भी ज़्यादा ताकत है वो नहीं दिखानी है। जो सेंसर का सॉकेट है उसको भी फिर से लगा देते हैं। देयर वी गो। अब डीजल फिल्टर चेंज करेंगे जो कि आपको हर दूसरी सर्विस पर करना होता है। कंपनी हर तीसरी सर्विस पर करने का बोलती है बट इंडिया में डीजल का आपको पता ही है। तो उसके लिए जो कूलेंट की बोतल है एक तो उसको साइड में करना पड़ेगा, दूसरा जो बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल्स को हटाना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर बैटरी को होल्ड करने के लिए एक 12 नंबर का बोल्ट है वो लगा रहता है। तो इनको मैं हटाता हूँ एंड डीजल फिल्टर को एक्सेस करते हैं। तो ये है हमारी डीजल फिल्टर की हाउसिंग। इसको पूरी को ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए 10 मिलीमीटर के टोटल 3 नट्स लगे हुए हैं। तो 2 इस साइड हैं एंड एक जो है वो इस पाइप के पीछे है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक बार मैं इन नट्स को निकाल के उसको थोड़ा सा बाहर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको डिस्कनेक्ट कैसे करनी है लाइन्स एंड कनेक्टर्स। सो हमारी हाउसिंग जो है वो एज यू कैन सी फ्री हो गई है। इसमें नीचे की साइड और एक 10 mm का नट था वो मैंने निकाला है। तो अभी सबसे पहले जो हमारा वाटर इन फ्यूल का जो सेंसर है उसका जो सॉकेट है वो निकालते हैं। तो ये इसका सेफ्टी टैब होता है, इसको आपको पीछे की साइड पुल करना होता है। अब आप इसको दबा के थोड़ा सा विगल करके निकाल पाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड अभी जो पीछे वाली लाइन है वो निकालना आसान है, तो पहले वो बता देता हूँ। इसको हमें इस साइड ये जो ग्रीन टैब इसमें दिख रहा है सेम ऐसा ही पीछे की तरफ है। तो इन ग्रीन टैब्स को दोनों साइड प्रेस करना है और फिर इसको बाहर की साइड पुल करना है। देयर वी गो। एंड अब बारी आती है इस वाले की। तो इसमें ये जो ब्लू टैब है ये हमें पहले बाहर पुल आउट करना पड़ेगा। देयर वी गो, ये आ गया।
और अब हमारी जो हाउसिंग है डीजल फिल्टर की वो बाहर आएगी। ऑलराइट, सो अभी फिल्टर हाउसिंग को जो क्लैंप है उससे सेपरेट करते हैं। तो उसके लिए आप इसको बेसिकली ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करके ऊपर की साइड स्लाइड आउट करके निकाल सकते हैं। और ये जो टैब है इसको थोड़ा सा पीछे पुश कर लेना अगर आपको दिक्कत हो तो। विद दैट सेड एंड डन, अब हमें इसको खोलना है। ये है 36 mm का एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इम्पैक्ट। अगर आपके पास इम्पैक्ट नहीं है तो आपके पास वाइज ग्रिप होनी चाहिए। आई थिंक नॉर्मली सिकंजा बोलते हैं उसको। उसमें आप इसको पकड़ के फिर इसको खोल सकते हैं या फिर आप इम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाथ से पकड़ के या जुगाड़ से खोलने की कोशिश मत करना, इसकी बॉडी है वो क्रैक हो जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका फिल्टर ही इतना महंगा है, हाउसिंग तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। और इम्पैक्ट से भी इसको बहुत ही ध्यान से खोलना है क्योंकि ये प्लास्टिक से थ्रेडेड है। डैमेज बहुत आसानी से डैमेज हो जाएगा। देयर वी हैव इट। सबसे पहले तो डीजल निकालते हैं इसमें से। भाई साहब, इसकी तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हालत है। अब आई डोंट थिंक कि इसका डीजल फिल्टर टाइम पर चेंज हुआ है, अदरवाइज़ ये तो नहीं निकलता। अब भगवान जाने इसके इंजेक्टर्स की क्या हालत होगी। खैर, दैट इज़ अ टास्क फॉर सम अदर डे। ये निकला है यार। 2018 मॉडल गाड़ी है, मतलब सिर्फ एक बार चेंज हुआ है इसका डीजल फिल्टर अभी तक। एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए था बिकॉज ईयर्स भी मैटर करते हैं। अब आप देखो 2021 का है एंड अभी 2025 चल रहा है, सो दैट्स नॉट गुड। तो अभी सबसे पहले डीजल से ही इस हाउसिंग को बाहर से अंदर से अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लेता हूँ और फिर जो आगे की प्रोसेस वो आपको दिखाता हूँ और कंपेयर भी कराऊँगा कि नया कैसा दिखता है। तो ये है डिफरेंस, आप देख सकते हैं कैसा लगेगा और कैसा निकला है। तो टाइमली अगर ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो ना तो बड़ा खर्चा नहीं आए। अभी इसकी हल्की सी ना के बराबर जो स्टार्टिंग है वो लेट है, तो ये रीज़न हो सकता है उसके पीछे। ये पुराने वाली ओरिंग है जिसको मैंने निकाल दिया है। ये नई ओरिंग बिठाते हैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से एंड अभी जो अपना फ़िल्टर है उसको लगाते हैं। तो इसकी ये वाली जो साइड है ये कट्स हैं, ये इनके साथ मैच होंगे और ये कुछ ऐसे लगेगा। हल्का सा इसको करेंगे पुश, देयर वी गो। अभी इस एरिया को यहाँ से पास थ्रू करना है जेंटली एंड फिर इसको सबसे पहले करेंगे हैंड टाइट। और अभी रैचेट की हेल्प से जितना टाइट होगा सबसे पहले उतना रैचेट से करेंगे। और अभी मैं करने वाला हूँ इसको इम्पैक्ट से टाइट। तो ये आप अपने रिस्क पर करना। टॉर्क रेंज से करना चाहो तो 25 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देयर वी गो। अब बारी आती है इसको वापस फिट करने की। तो सबसे पहले इसकी जो ये माउंटिंग है इसमें इसको फिट करेंगे। देयर वी गो। इसका जो ये टैब है इसको वापस आगे कर देते हैं। अभी ये यहाँ से जैसा कि निकालते टाइम आपने देखा इधर थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। अभी सबसे पहले जो आगे वाली लाइन है उसको ऑल द वे इंसर्ट करेंगे और अब इसका जो टैब है इसको पुश कर देंगे। फिर बारी आती है दूसरी लाइन की। तो इसको हमें सिंपली ऑल द वे इंसर्ट करना है, लॉक ये अपने आप हो जाएगी। और फिर इसकी जो प्रॉपर प्लेसमेंट है वो करनी है। जो भी पाइप्स वगैरह वो आप देख लेना। एंड फिर ये जो कनेक्टर है इसको लगाएंगे। तो ये सबसे पहले इसका जो स्लॉट है उसमें जाएगा, फिट होगा। देयर वी गो। एंड अभी इसका जो ये रेड टैब है इसको पुश करना है जस्ट लाइक दैट। और अभी आपको पता ही है जो नट्स जहाँ से निकाले थे वो वहाँ वापस लगाने हैं। करते हैं इसकी एयर ब्लीडिंग। तो अब अगर ये पंप बेस्ड सिस्टम होता, मतलब जिसमें हमें प्रेशर बनाना पड़ता है, तब तो हमें मैनुअल एयर ब्लीडिंग करनी पड़ती। बट बिकॉज इसमें फ्यूल पंप इलेक्ट्रॉनिक है तो इसलिए हमें कुछ भी पाइप डिस्कनेक्ट करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये रिटर्न बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्यूल है वो आता है, जितना पंप प्रेशर करके इंजेक्टर्स में भेजता है, इंजेक्टर्स यूज कर लेते हैं, वो तो हमारा कंबशन में चला गया। बचा हुआ जो है वो वापस रिटर्न जाता है। तो इस केस में जो एयर हमारे, बिकॉज हमने फिल्टर रिप्लेस किया है तो उसमें एयर है उस सेक्शन में, तो वो एयर यहां से घूमते हुए वापस हमारे पंप में टैंक में चली जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है।
सिंपली हमें जो इग्निशन है उसको 2-3 बार ऑन ऑफ करना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख लीजिएगा, मैंने ऑन पोजीशन पे की चाबी एंड अभी मैं जब तक पंप चलेगा तब तक वेट करूँगा। जैसे ही पंप बंद होगा मैं ये प्रोसेस फिर से रिपीट करूँगा। तो अभी पंप चल रहा है एंड जो टैंक है उसमें कुछ एयर बबल्स की भी साउंड आ रही है। आई डोंट नो माइक कैच करेगा या नहीं करेगा। पंप बंद हो गया, फिर से चाबी हमने ऑफ की, फिर से ऑन करेंगे। स्टार्ट नहीं करना है बेसिकली, स्टार्ट करोगे तो फिर जो वो हवा है वो इंजेक्टर्स में जा सकती है एंड कुछ इंजन्स में जो इंजेक्टर्स हैं वो आपके लॉक हो सकते हैं। ये सेम प्रोसेस अब मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, तीसरी बार। तो जितनी भी हवा होगी वो घूम फिर के हमारे टैंक में आ जाएगी एंड टैंक में हवा नहीं रहती है, उसमें वेपराइजेशन का सारा जो सिस्टम होता है वो वही बात है, वो फिर कभी बात करेंगे। हाँ, तो अभी करते हैं इसको क्रैंक। तो गियर तो आई थिंक न्यूट्रल है। हाँ, ब्रेक पेडल मैंने प्रेस कर लिया है। अभी आप देखिएगा सिंगल क्रैंक में गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी जो भी रहेगा वो आपके सामने है। और बिकॉज हमने जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज किया है तो वो भी सूखा है, तो अभी हम रेव नहीं करेंगे और वैसे भी कोल्ड इंजन रेव नहीं करना चाहिए। देयर वी गो। पहला क्रैंक है उसमें स्टार्ट हो जाती, बट इतना लंबा सेल्फ लेना नहीं चाहिए। आपके सामने है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है सारे जो फ्लूइड्स हैं उनको चेक करना। तो इसका जो कूलेंट है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इसका जो रेडिएटर वगैरह है, इसकी हीटिंग कॉइल है, उन सबको फ्लश किया था। तो हल्का सा ड्रॉपेज आया है। लेट्स सी कितना है ड्रॉपेज। इधर से एक सेकेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं, और हो गया, इतना ही डला है। ये आ गया लेवल, एज यू कैन सी। फुल से थोड़ा सा मैंने ऊपर फिल कर दिया है। अगर कुछ भी नहीं है ऐसा, दैट मीन्स कि आपका जो इंजन है और कूलिंग सिस्टम है वो हेल्दी है। उसके बाद में बाकी के जो फ्लूइड्स हैं उनको चेक करना है। सो फॉर एग्जांपल जो आपका ब्रेक फ्लूइड है, कुछ केसेस में क्लच फ्लूइड भी यही होता है, तो इसको आपको सबसे पहले निकाल करके इसका कलर देखना है। अगर कलर आपको सही मिले, टॉपअप की जरूरत हो तो आपको टॉपअप करना है। बेसिकली मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में सारे फ्लूइड्स को रखना है, कूलेंट की तरह ही। तो ये हो गया। उसके बाद में जो विंडशील्ड वॉशर का अपना फ्लूइड है, उसमें एक सैशे आता है विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का, वो डालना है, फिर पानी से इसको टॉपअप कर देना है। नेक्स्ट जो अपना स्टेप रहेगा दैट इज गोइंग टू बी बैटरी की मेंटेनेंस। तो बैटरी के अंदर आपको सबसे पहले बैटरी का जो वाटर लेवल है वो चेक करना है एंड बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है। अगर 12.4 वोल्ट से नीचे आपकी बैटरी वोल्टेज शो कर रही है, दैट मीन्स कि आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। पानी का अगर लेवल कम है तो डिस्टिल वाटर इसमें ऐड कर दें। उसके बाद में जो आपके टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स को प्रॉपरली कनेक्ट करना है। अगर कार्बन आ रखा है तो वो क्लीन कर दें। फिर इन पे लगानी है आपको पेट्रोलियम जेली। मैं नॉर्मली वैसलीन यूज़ करता हूँ, उससे एक तो इनमें पानी नहीं लगता और दूसरा कार्बन नहीं आता, कोरोजन नहीं आता। जब आप वो कर लें उसके बाद में आप गाड़ी को स्टार्ट करके जो वोल्टेज है वो चेक करें। चार्जिंग के टाइम पर आपको 13 से 14 के बीच में जो वोल्टेज है वो दिखानी चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स कि आपका जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी हेल्दी है। फिर जो आपका गियर ऑयल है आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। मेरे केस में मेरे को मालूम है कि इसका गियर ऑयल है वो प्रॉपर है, तो वो हम हर 30 से 40,000 किलोमीटर्स के बीच में रिप्लेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में बिकॉज ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो जो AMT का जो फ्लूइड है उसका लेवल भी चेक करना होता है, तो हमारे केस में वो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में है। दैट इज ऑल्सो राइट। हालांकि उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो इसकी फ्यूचर में मेंटेनेंस वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो हमारा हुड लैच है इसकी भी हमें ल्यूबिंग करनी है, ताकि जब इमरजेंसी में हमें बोनट है वो खोलना पड़े तो हमें दिक्कत ना हो। बोनट का वो जो ओपनिंग का जो मैकेनिज्म है वो एकदम स्मूथली चले। तो उसके लिए मैं चैन ल्यूब है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मिट्टी थोड़ी कम पकड़ता है। अगर आप ग्रीस लगाएंगे तो चांसेस हैं कि वो मिट्टी ज़्यादा पकड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंजन को करना है स्टार्ट करते टाइम आपको जो अब नॉर्मल नॉइजेस हैं उनको नोटिस करना है। सो देयर वी गो। एक तो हमारी जो गाड़ी है उसकी स्टार्टिंग हल्की सी लेट है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। डीजल फिल्टर खोला तब हमने देख ही लिया कि जो पार्टिकल्स हैं इंजेक्टर के ही लग रहे थे मेरे को, तो एक तो वो दिक्कत है, वो फ्यूचर में देखेंगे। उसके अलावा कोई भी अजीब नॉइज़ वाइब्रेशन हो तो वो नोट करनी है। बेल्ट नोट करनी है, बेल्ट का जो बिहेवियर है वो नोट करना है। बेल्ट हमारी स्मूथ चलनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी हमारे बैरिंग्स वगैरह हैं इस साइड के, चाहे वो अल्टरनेटर के हों, चाहे वाटर पंप के हों, चाहे पुली के हों, टेंशनर के हों, उन सबको अच्छे से सुनना है। अगर उनमें नॉइज़ आ रही है तो उनको रिप्लेस करना है।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैन है उसका ऑपरेशन चेक करना है, एसी जो है चलाने के बाद में कंप्रेशर कैसे बिहेव करता है एसी का वो चेक करना है, एंड ओवरऑल विजुअली जो इंजन है उसको इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद में आप चाहें तो जो लेदर पॉलिश या फिर जो प्लास्टिक पॉलिश आती है उससे आप इंजन को ड्रेस कर सकते हैं, बट अभी मैं वो नहीं करने वाला हूँ। सो विद दैट सेड एंड डन, हमारा जो इंजन बे है वो होता है कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं गाड़ी की सस्पेंशन की तरफ। तो सबसे पहले जो टायर्स हैं उनको निकालते हैं। टायर्स को निकालने के बाद में आपको जो टायर्स हैं उनको विजुअली इंस्पेक्ट करना है, कोई कट वगैरह ना लगा हो, टायर में साइड वॉल पर कोई डैमेज ना हो, रिम पर कोई डैमेज ना हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में बारी आती है अपना जो व्हील वेल एरिया है उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करने की। तो जो फेंडर लाइनर्स हैं उनको अच्छे से चेक करें। अपने केस में जो फेंडर लाइनर है वो डैमेज हो रखा है फ्रंट के दोनों, लेकिन वो अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी इतना बजट नहीं है। उसके बाद में जो लॉक्स हैं फेंडर लाइनर्स के, वो इस केस में मुझे पीछे की साइड 2 लॉक्स मिसिंग मिले जिनको मैंने लगा दिया। लॉक्स इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं बिकॉज अगर लॉक्स गिर गए हैं और आप उनको टाइम पर चेक नहीं करेंगे तो बचे हुए जो लॉक्स हैं उन पर लोड आने लग जाता है और फिर वो भी निकल जाएंगे। फिर फेंडर लाइनर आपका टायर के टच करेगा, या तो इस तरीके से फेंडर लाइनर आपका डैमेज हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से टूट जाएगा। फिर बारी आती है सस्पेंशन के इंस्पेक्शन की। तो सबसे पहले जो शॉक्स हैं, स्ट्रड्स हैं, उनको अच्छे से इंस्पेक्ट करें, ऑयल वगैरह लीक ना हो रखा हो। फ्रंट हमारा सेफ है, पीछे की साइड हल्का ऑयल सीपेज है लेकिन अभी काम चल जाएगा और 5-10 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं, फिर इसका सस्पेंशन पूरा ओवरहॉल करना ही है। फिर बारी आती है हमारी लिंक रोड्स की, बॉल जॉइंट्स की, जो भी बुशिंग्स वगैरह हैं उन सब की, तो उनको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें। स्टेयरिंग रैक जो है उसके जो बूट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर लें, एक्सेल के जो बूट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर लें। इस पर्टिकुलर कार के केस में ड्राइवर साइड का जो एक्सेल बूट था वो फटा हुआ मिला था, तो वो हमें जल्द से जल्द रिप्लेस करना है, अदरवाइज़ हमारा जो एक्सेल है वो डैमेज हो जाएगा एंड फिर खर्चा जो है वो मोटा होने वाला है। साथ ही साथ व्हील वेल जब आप खोल लेते हैं गाड़ी का तो आप जो इंजन का बॉटम एरिया है उसमें जो भी लीकेज सीपेज है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस केस में ट्रांसमिशन की साइड से हमें सीपेज है वो दिख रहा है जो कि ऊपर से आ रखा है। दैट मीन्स कि हमारा जो AMT का जो पूरा यूनिट है उसका जो क्लच का जो मेन सिलेंडर है उसकी OLC लीक हो चुकी है, वो वहाँ से सीपेज हो रहा है और इसमें हल्के जर्क्स भी आते हैं सेकेंड गियर में, तो फ्यूचर में वो भी हमें करना पड़ेगा। काम बढ़ता ही जाता है, वो लापरवाही की वजह से। अगर टाइम पर इस गाड़ी की सर्विस जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसे की हुई होती तो आई डोंट थिंक कि इतना खर्चा एक साथ आता। एनीवेज दूसरी साइड भी इसकी जो फ्रंट वाली जो ऑयल सील है वो लीक है तो उसको भी करना है, बट वो इसका टाइमिंग का भी काम करना है तो वो साथ में करेंगे। विद दैट सेड एंड डन, अभी बारी आती है हमारी जो ब्रेक्स हैं उनको चेक करने की। तो इसमें स्क्वीकिंग जो साउंड है वो आ रही थी, तो उसके लिए इसके जो ब्रेक पैड्स हैं और ब्रेक शूज़ हैं उनको हम क्लीन करेंगे। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले इसका जो फ्रंट का कैलिपर है उसको। अब इसमें जो पिन्स हैं उनको हमें चेक करना है, एकदम स्मूथ है क्योंकि जब मैंने ब्रेक पैड्स चेंज किए थे तब इसकी जो पिन्स हैं उनको मैंने लुब्रिकेट किया था। सेम गोज़ विद द बॉटम पिन। अभी इसके जो ब्रेक पैड्स हैं उनको निकालते हैं एंड देयर वी हैव आवर प्रॉब्लम। तो जो ब्रेक पैड्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। अब सीधी सी बात है, ये आवाज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो बीच का जो स्लॉट होता है ये पूरा भर चुका है, तो अब जो डर्ट एंड डिब्री है वो हमारे जो पैड का सरफेस है ना उस पर सेटल डाउन हो रही है और उसकी वजह से अनइवन कॉन्टैक्ट हो रहा है रोटर पर पैड्स का और जो स्क्वीकी साउंड है वो आ रही है। तो इनको क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग के लिए नॉर्मल सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये 80 ग्रेड का है, आप चाहें तो 180 ग्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। अभी जो ब्रेक डस्ट है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा निकल रही है एंड इसके साथ जो भी डर्ट एंड डिब्री है वो निकल रही है। तो हमें इसको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा ताकि जो भी कंटामिनेशंस हैं ब्रेक पैड के मटेरियल में वो निकल जाएँ। और ये है डिफरेंस, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो इसी तरीके से दूसरा जो ब्रेक पैड है उसकी भी हमें क्लीनिंग करनी है एंड आप चाहें तो जो ब्रेक का माउंटिंग हार्डवेयर है उसको भी थोड़ा सा क्लीन है वो कर सकते हैं। लेकिन जो रोटर है उसको या तो आप रीसरफेस कराएं या फिर एज इट इज़ छोड़ दें। इस पर आप ख़राब कपड़ा है वो काम में ना लें। अगर आपको इसको साफ़ ही करना है तो आप पेट्रोल और साफ़ कपड़ा लेकर के इसको साफ़ कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा नेसेसरी है नहीं। ड्रम में करना पड़ता है, मैं बता दूंगा। ज़्यादा अगर इस पर लाइंस आ गए हैं तो आप इसको रीसरफेस कराएंगे वो बेटर रहेगा। इस पर आप सैंड पेपर भी काम में मत ही लेना। अभी इनकी वापस से फिटिंग करनी है, तो जिस तरीके से निकाला था इनको वैसे ही वापस लगाना है।
कैलिपर गाइड पिन्स हैं वो हमारी एकदम प्रॉपर हैं, तो इसलिए उनको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और अब चलते हैं पीछे वाले ड्रम ब्रेक्स की तरफ। तो सबसे पहले जो रोटर है उसको निकालेंगे, जिसके लिए इस पर्टिकुलर कार में रोटर में 2 होल्स दे रखे हैं जो कि क्लॉग हो रखे हैं। तो सबसे पहले उनकी क्लीनिंग करनी है एंड थोड़ा सा मैंने WD-40 यूज़ किया है ताकि जो रस्ट वेल्डिंग है वो थोड़ी सी छूट जाए। उसके बाद में 2 एडिक्वेट साइज़ के बोल्ट्स लेकर के उनको इवनली टाइट करेंगे। एंड एज यू कैन सी हमारा जो ड्रम है वो बाहर आ रहा है एंड इसी तरीके से हम जो ड्रम है उसको ऑल द वे रिमूव कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रम एरिया है उसकी हम करते हैं वॉशिंग। अगर ज़्यादा कार्बन बिल्डअप हो रखा है तो आप डिश सोप भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में इतना कार्बन बिल्डअप नहीं है तो मैं जस्ट सिंपली जो प्रेशर वॉशिंग है उसी की हेल्प से जो डस्ट है उसको क्लीन कर रहा हूँ। एंड जब क्लीनिंग हो जाए पानी से तो उसके बाद में इनको हमें ड्राई करना है। तो इस केस में मैं ब्लोअर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कपड़े से ड्राई कर सकते हैं और फिर थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ सकते हैं अगर आपके पास ब्लोअर अवेलेबल नहीं है तो। फिर बारी आती है ब्रेक शूज़ की सैंडिंग की। तो अगेन 80 ग्रेड का जो सैंड पेपर है उसकी हेल्प से जो शूज़ हैं उनको करना है क्लीन। एंड फिर जो एक्सेसिव ब्रेक डस्ट है उसको हम ब्लोअर से ब्लो आउट कर देंगे। एंड फिर जो हमारा ड्रम है रोटर बेसिकली उसको अंदर से क्लीन करेंगे। तो सेम सैंडिंग करनी है एंड फिर जो ब्लोअर है उसकी हेल्प से जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्लो आउट करना है। और अब बारी आती है इंस्टॉलेशन की, लेकिन उससे पहले ये जो ड्रम हमारा है इसका जो लाइनर है वो बुरी तरीके से कट चुका है। इसमें हल्की हल्की लाइंस बन चुकी हैं जिनकी वजह से जो हमारी ब्रेकिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और ये जो किनारी पर जो ये लिप बन गई है इसकी वजह से हमारा जो हैंड ब्रेक का एडजस्टमेंट जो कि अभी जस्ट हम करेंगे वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आपको इनको रीसरफेस करा लेना चाहिए। मैं भी कराऊंगा लेकिन उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं इनको वापस फिट करने वाला हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो ब्रेक शूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मटेरियल है वो बिल्कुल ना के बराबर बचा है। ये 1000 किलोमीटर भी मुश्किल से चलने वाले हैं ये ब्रेक शूज़। कितना मटेरियल होना चाहिए उसका आइडिया आप इस वाली साइड से लगा सकते हैं। इतना मटेरियल हमें इस साइड देखने को मिलता तब जाके सही रहता। और वैसे तो इस साइड का जो ब्रेक शू है वो ज़्यादा वेयर आउट होता है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना तो इस साइड कुछ ज़्यादा ही जो वेयर एंड टेयर है वो हो रखा है। वो मेरा मानना ये है बिकॉज सारी चीज़ें मुझे सही लग रही हैं, तो इसलिए मेरे अजम्पशन ये है कि एक तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुई है एंड दूसरा जो है वो ब्रेक्स की जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से ना होने की वजह से इस साइड जो है वो वेयर एंड टेयर कम दिखा रहा है एंड इस साइड ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है। तो वो जब हम नए जो शूज़ हैं वो इंस्टॉल करेंगे तब सारी जो डिटेल्स हैं हम आपको बताऊंगा। अभी के लिए तो मैं इनको वापस फिट कर रहा हूँ, बट जो हैंड ब्रेक की एडजस्टमेंट है वो हमें करनी होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये हमारा सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म होता है, बट ये उतना एडिक्वेटली काम नहीं करता है जितना हम चाहेंगे। दैट्स वाई हमें मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये काम तो ऐसे करता है बेसिकली, ये जो क्लैंप है आप देखिएगा ये मूव कर रही है तो ये इसको टर्न करती है, लेकिन ये कई बार ऐसे स्लिप भी कर जाती है। दैट्स वाई जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअली करनी पड़ती है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ड्रम है उसको लगाएंगे एंड ये देखिए आप एकदम आसानी से इंस्टॉल हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो गैप है रोटर इसके ड्रम के एंड जो शूज़ हैं उनके बीच में वो ज़्यादा है। हमें गैप इतना रखना है कि हल्की हल्की जो लाइनर है उस पर ब्रेक शूज़ की आवाज़ आनी चाहिए। तो अभी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस मुझे फील नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा ये अनइवन लगा हुआ है ना उसकी वजह से लग रहा है। अगर इसको मैं प्रॉपरली लगाता हूँ और घुमाता हूँ तो जो घिसावट है वो नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि हमें जो हमारी एडजस्टमेंट है वो थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो पीछे की साइड से ऐसे एडजस्टमेंट कर दीजिए या फिर आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक फ्लैट हेड को ध्यान से इन ग्रूव्स में लगाना है एंड थोड़ा सा हम इसको टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये घूम रहा है। और ये घूमेगा तो ये जो सेक्शन है ये इसको बाहर पुश करेगा, तो हमारे जो लाइनर्स हैं वो एक्सपैंड होंगे एंड फिर जो इनके और इनके बीच का जो गैप है वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। अभी देखते हैं, थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट किया है। आई थिंक इतना काफ़ी है। रीज़न बीइंग हमारी हैंड ब्रेक की प्रॉपर एडजस्टमेंट और अच्छे से तब हो पाती जब ये जो किनारी है ये नहीं होती, क्योंकि अभी हमारा जो
शू है वो इस कॉलर को टच कर रहा है, दैट्स वाई जो अंदर का एरिया है वो नीचे की तरफ है। तो जब प्रॉपर लगेगा तो गैप थोड़ा सा रहेगा इनके बीच में, बट नॉनदलेस वो हम जब ब्रेक शूज़ रिप्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, इनको रीसर्फेस करा लेंगे। और अगर आप ज़्यादा टाइट कर देते हैं, लेट्स सपोज कि आपका जो ड्रम है वो फिट ही नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये जो क्लैंप है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है एंड फिर इसको ऊपर उठा के रखते हुए ये जो है इसको वापस धकेलना है पीछे की तरफ। देयर वी गो। तो अब हमारी जो एडजस्टमेंट है वो रिवर्स हो जाएगी और जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट करके मैं इसको लगा देता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो देयर वी गो। जैसा कि मैंने बोला था, पूरा फिट होने के बाद में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हल्की सी साउंड आ रही है, हल्का सा एक जगह पर टच हो रहा है, वो भी जब टायर पूरा टाइट हो जाएगा तब नहीं होगा। तो ये इशू है, लिप बन गया है उसकी वजह से। लेकिन फिर भी हमारा हैंड ब्रेक जो है वो तो काफ़ी हद तक रिस्टोर हुआ है। लेट्स सी कितने क्लिक्स पर लगता है। नॉर्मली प्रॉपर एडजस्टमेंट होती है तब 2 या 3 क्लिक पर लगना चाहिए एकदम टाइट। अभी पहले तो बहुत ऊपर जा रहा था, अभी देखते हैं 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, 4 क्लिक। तो अभी 4 क्लिक हुए हैं। नाउ लेट्स सी, ये तो क्या ही हिलेगा। दूसरी साइड टायर लगा हुआ है वो देखते हैं। इस साइड मैंने कर लिया है ऑलरेडी क्लीनिंग एंड एडजस्टमेंट, और इस साइड की कंडीशन दूसरी साइड से ज़्यादा बेटर थी, बट करने तो दोनों साथ ही पड़ेंगे। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर जो है टायर मूव कर रहा है, तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है और वो हम करेंगे भी, जो ब्रेक शूज़ हैं उनको रिप्लेस करके। ऑलराइट, सो अब बारी है टायर्स को फिर से फिट करने की, बट फिट करने से पहले हर 10,000 किलोमीटर पे आपको टायर्स को रोटेट कर लेना चाहिए। तो एक बार तो आपको क्रॉस रोटेट करना होता है, मींस कि फ्रंट लेफ्ट का जो टायर है वो जाएगा आपके रियर राइट में एंड जो आपका फ्रंट राइट है वो जाएगा रियर लेफ्ट में। और फिर जब नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर हो तब आपको फ्रंट लेफ्ट करना होता है रियर लेफ्ट में, फ्रंट राइट करना होता है रियर राइट में, और फिर पीछे के आपके आगे आ जाएंगे। उसके बाद में 30,000 पर फिर से आपको क्रॉस में रोटेट करना होता है। तो इस तरीके से आपका टायर रोटेशन अगर आप करते हैं तो टायर का जो वेयर एंड टेयर है वो प्रॉपर रहेगा और आपको बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट की कम जरूरत पड़ेगी। हालांकि अलाइनमेंट का ज़्यादा इनसे लेना देना नहीं होता है, बट स्टिल इट्स ए गुड प्रैक्टिस। सेकेंडली, टायर लगाने से पहले एक बार गाड़ी की अंडर बॉडी चेक कर लें, क्या पता कोई पत्थर वगैरह, कोई कंकर वगैरह लगा हुआ हो या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डैमेज हो रखी हो, क्या पता फ्यूल लाइन बेंड हो रखी हो, तो वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। थर्ड बात आती है टायर प्रेशर की। तो टायर प्रेशर का जनरली ज़्यादातर गाड़ियों में ड्राइवर साइड पे जो ये वाला एरिया होता है उसमें आपको स्टिकर दिख जाएगा, उस पर मेंशन होता है जो भी साइजेस आपकी गाड़ी के साथ आते हैं टायर्स की, उनका प्रेशर। तो मेक श्योर आप उसके अकॉर्डिंग चारों जो टायर्स हैं उनका प्रेशर सेट करें एंड यू विल बी गुड टू गो। और साथ ही साथ जो स्पेयर व्हील है, मेक श्योर उसका भी आप प्रेशर चेक करें। और स्पेयर व्हील में मैं 10-15 PSI हवा है वो एक्स्ट्रा रखता हूँ, क्योंकि हवा है वो कम होती है ओवर द टाइम, और ये यूज़ आपको पता ही है इमरजेंसी में होता है, तो इट्स बेटर कि हम इसमें थोड़ी सी हवा ज़्यादा रखें। सो मैं इसमें 40 to 45 PSI रखता हूँ। ऑलराइट, सो अभी चारों जो अपने व्हील्स हैं वो ग्राउंड पर आ गए हैं। बीच में एक छोटी सी डिटेल मिस हो गई, वो ये कि जब आप व्हील्स को लगाएं तब जो लग्स हैं उनको आप जब व्हील्स हवा में हो तभी जितना टाइट कर सकते हैं हैंड टाइट उतना कर लें, ताकि जो हब है उसके व्हील्स एकदम पैरेलल फिट हों, अनइवन ना हो, उससे थ्रेड्स डैमेज नहीं होंगे एंड दूसरा जो इवननेस है वो एकदम प्रॉपर रहेगी। फिर जब आप ग्राउंड पर व्हील्स को ले आएँ उसके बाद में चारों व्हील्स को एक बार फिर से प्रॉपरली टॉर्क कर दें। उसके बाद में बारी आती है गाड़ी के जितने भी एक्सटीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको चेक करने की। तो हमारी हेडलाइट हो गई, लो बीम, हाई बीम, पार्किंग लैंप, सारे के सारे इंडिकेटर्स हो गए। अगर गाड़ी में फॉग लैंप्स हैं तो उनको भी चेक करना है। फिर टेल लैंप चेक करना है, टेल लैंप में जो पोजीशन लैंप होता है उसको चेक करना है। थर्ड जो स्टॉप लाइट होती है, मेक श्योर आप उसको भी चेक करें। पीछे अगर कोई फॉग लाइट है तो वो भी चेक कर लें। रिवर्स लाइट को चेक करें एंड पीछे की साइड भी जो इंडिकेटर्स हैं उनको मेक श्योर आप प्रॉपरली चेक करें। और विंडशील्ड के जो वाइपर्स हैं वो प्रॉपरली क्लीनिंग कर रहे हैं क्या, आपको वो भी मेक श्योर करना है। अगर वाइपर्स प्रॉपरली क्लीन ना करें तो उनको भी चेंज कर दें। और वाइपर्स के साथ साथ जो वॉशर्स हैं उनको भी चेक करना ना भूलें। अगर उनका स्प्रे पैटर्न गलत है या वो सही तरीके से स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद में जो हॉर्न है उसको चेक कर लें एंड साथ ही साथ जो हेडलाइट है उसका जो लेवल है वो देख लें। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा सेटअप बना रखा है जिस पर हम चेक कर सकते हैं कि लो बीम और हाई बीम कहाँ पर गिर रही है।
ये आप इस तरीके से एडजस्ट करना चाहेंगे कि सामने वाले को लो बीम में ब्लाइंडनेस ना हो और हाई बीम जो है वो आपकी प्रॉपर विजिबिलिटी है रोड पर वो आपको प्रोवाइड करा दे। तो यहाँ की ट्यूनिंग हमें ही समझ में आती है, मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकता कि आप अपनी गाड़ी को कैसे एडजस्ट करें। हेडलाइट एडजस्टमेंट पर फ्यूचर में मैं डेफिनेटली जो वीडियो है वो बना दूंगा। अभी के लिए इसको करते हैं बंद। की जो फंक्शनैलिटी है लॉक अनलॉक की वो चेक कर लेते हैं। सारे डोर्स वगैरह हमारे लॉक हो रहे हैं क्या, सारे डोर हैंडल्स हमें बाहर से चेक करने हैं कि प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं क्या। इनर डोर हैंडल्स हैं वो हमें चेक करने हैं। अगर बच्चे स्पेशली आपकी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो आप चाइल्ड लॉक आते हैं पीछे के 2 डोर्स में, वो भी चेक कर लें। उसके बाद में आपको ACC पर इग्निशन करने पर कौन कौन से फंक्शंस आपके काम कर रहे हैं वो चेक कर लेना है। जब आप पोजीशन लैंप ऑन करेंगे तो सब में जो लाइट है वो ग्लो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें। फिर आपको ऑन करके देखना है सारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं क्या, एंड देन आपको गाड़ी को करना है स्टार्ट। इसका अब मुझे ट्रिगर करने लग गया है, इसका जो क्रैंक है वो थोड़ा सा लंबा है तो इसके इंजेक्टर्स को भी देखना पड़ेगा शायद, बट ओवरऑल वही बात है। आपको AC का जो ब्लोअर है उसको चेक करना है। AC फिल्टर पर भी आएंगे, एक बार सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो मैं बता देता हूँ। ब्लोअर की स्पीड है वो वेरी करनी चाहिए, साथ ही साथ जो पोजीशनिंग है फ्लैप्स की वो भी आप चेक कर लें, सारी स्मूथली वर्क करनी चाहिए। सेम गोज़ विद रिसर्कुलेशन, सेम गोज़ विद आपकी AC, एंड इस साइड आपका हीटर है वो ऑन होना चाहिए। तो गर्म हवा आने लग गई है जबकि इंजन ज़्यादा देर स्टार्ट भी नहीं रहा है, दैट मीन्स कि हमारा कूलिंग सिस्टम एकदम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। AC हमारी ऑन हो रही है, एकदम चिल्ड हवा आ रही है। AC को कर देते हैं बंद, ब्लोअर को करते हैं ऑफ। उसके अलावा वही बात, आपका USB वाला सॉकेट है चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट पे मैंने लगा रखा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गए, सो एज यू कैन सी ये भी सारे वर्क कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे लॉक अनलॉक वाले बटन को, फिर ORVMs हम एडजस्ट करके देखेंगे तो दोनों ORVMs हैं वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं। फोल्ड का ऑप्शन हमारी गाड़ी में है नहीं। विंडोज़ को चेक करना है, 1 टच ऑटो डाउन बिल्कुल काम कर रहा है, 1 टच अप है नहीं इसमें, ऑटो बटन दबा के रखना पड़ता है। इस तरीके से सारी जो विंडोज़ हैं उनको चेक कर लेना है। हमारा IRVM हो गया, हमारी रूफ लैम्प हो गई, सनवाइजर्स की फंक्शनैलिटी हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अगर कर लेंगे तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहेगा। फ्रेग्रेंस ऐड करना चाहें तो गाड़ी में वो कर सकते हैं। एंड उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी बटन्स हैं, फंक्शंस हैं, अब इस गाड़ी में तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन जिस गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें चेक करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हैज़ार्ड का बटन हो गया, वो हमने वैसे बाहर से भी चेक कर लिया था, बट अगेन अभी स्पीडोमीटर देख लीजिए, कोई भी चेक इंजन लाइट कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। अगर इसमें सर्विस रीसेट वाला ऑप्शन आपके पास मिलता है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं कि सर्विस लाइट और रीसेट कैसे होती है। हर गाड़ी का जनरली यूट्यूब पर वीडियो मिल जाता है। पेडल्स वगैरह हैं, उनमें कोई दबाने पर आवाज़ तो नहीं आ रही है। एक्सेलरेटर आपका प्रॉपर्ली काम कर रहा है क्या, वो सारी चीज़ें। इंटीरियर क्लीनिंग हो गई गाड़ी की। उसके बाद में आपकी जो सीट्स के जो चैनल्स हैं, मतलब सीट को आप आगे और पीछे करते हैं या फिर रिक्लाइन डिक्लाइन करते हैं, आपका हाइट एडजस्टेबल वाला फंक्शन हो गया, वो सारे प्रॉपर हैं क्या। आप चाहें तो जो सीट के चैनल्स हैं उनको ग्रीस कर सकते हैं, हल्का सा सिलिकॉन ग्रीस आपको यूज़ करना है। सेम गोज़ विद आपके जो डोर के जो चैनल्स हैं उनको भी, जो हिंजेस हैं उनमें तो आप WD-40 या फिर चैन स्प्रे काम में ले सकते हैं। और एक ये जो आपका मैकेनिज्म आता है इस पर आपको सिलिकॉन ग्रीस जो है वो काम में लेना है। साथ ही साथ जो लैचेस होते हैं जहाँ पर आपका डोर लॉक होता है वहाँ पर आपको सिलिकॉन ग्रीस है वो यूज़ करना है। एंड स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो रबर बीडिंग है वो इसकी हल्की सी किरकिराट वाली साउंड कर रही है, तो उसके लिए आप सिलिकॉन स्प्रे आता है वो काम में ले सकते हैं, या फिर आप जो डैशबोर्ड की रबर पॉलिश आती है, लेदर पॉलिश आती है, वो काम में ले सकते हैं। और कुछ रह गया हो तो वो भी आप चेक कर लें। अभी बचा है लास्टली अपना AC फिल्टर। तो AC फिल्टर के लिए हमें ग्लव बॉक्स को ड्रॉप डाउन करना है, फिर नीचे की साइड से ये हुक्ड रहता है, इसको पुल आउट करेंगे दोनों तरफ से। एंड उसके बाद में इस साइड और इस साइड ये टैब्स रहते हैं, इनको थोड़ा सा टिल्ट करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद में ये एक टैब है, इसको हमें पुल आउट करना है। सेम ऐसा टैब इस साइड है, देयर वी हैव इट। इसको भी दबा के पीछे की साइड पुल करेंगे तो ये कवर हमारा बाहर आ जाएगा और यहीं पर हमारा AC फिल्टर है। देयर वी हैव इट। अब आप देख सकते हैं, मैं इनको टाइमली क्लीन और रिप्लेस करता हूँ बिकॉज कैबिन में वैसे ही इतना पोल्यूशन है यार, और डस्ट क्यों डालनी है। एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसमें कंटेमिनेशंस हैं। एंड ये हमारा क्लीन फ़िल्टर है, तो इसमें जो एयर फ्लो वाली डायरेक्शन है उसके बगल में
अप वाला जो जिस साइड एरो है उसको ऊपर की तरफ रखना है एंड फिर फिल्टर को, अब डस्ट देखो आप कितनी निकली है, इसकी जगह पर कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। एंड उसके बाद में ये जो कवर है इसमें भी जिस साइड एरो बना हुआ है वो ऊपर की तरफ रखते हुए इसको भी जो इसकी डेडिकेटेड प्लेस है वहाँ पर रखना है एंड पुश कर देना है। और अभी जैसे निकाला था वैसे ही ग्लव बॉक्स को फिट करेंगे। देयर वी गो। और एक छोटा सा स्टेप और है, वो है हमारे बूट में। तो सबसे पहले तो जो इसके लैचेस हैं इनके बारे में मेंशन करना भूल गया। मेक श्योर आप इनको चेक करें, अगर ये ख़राब होंगे तो जो डिक्की है ये उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, बूट ऐसे गिरने लग जाएगी। और जब ये गिरेगी तो आप सामान एक्सेस करेंगे तो ये आपके ऊपर आके गिरेगी, जो कि डेंजरस हो सकता है और इनकन्वीनियंट तो है ही। तो अगर ये लीक हो जाएँ, काम ना करें, तो इनको आप चेंज कर दें। बट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो है हमारा टूल किट। तो जब गाड़ी का टायर पंचर होता है तब हमें याद आता है कि यार जैक नहीं है गाड़ी में, स्पैनर नहीं है। तो ये हमारा पाउच है, इसमें ये तो हमारा व्हील स्पैनर रहा और ये हमारा जैक को ऊपर नीचे करने के लिए जो टूल है वो रहा। इन दोनों के अलावा यहाँ पर हमारा जैक सिक्योरली प्लेस्ड है। और अगर आपने काफ़ी टाइम से जो जैक है उसको चेक नहीं किया है तो उसको बाहर निकाल के अच्छे से चेक कर लें। अगर उसका मूवमेंट आपको जैम्ड लगे तो उसमें आप ल्यूबिंग कर सकते हैं, आप गेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से उसको क्लीन करके प्रॉपरली मेंटेन रखना है ताकि इमरजेंसी जब हो तब वो हमारे काम आ सके। एंड लास्ट में बचती है व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। तो वो आपको किसी अलाइनमेंट शॉप पर कराना पड़ेगा, वो चाहे आपका वर्कशॉप हो चाहे आप DIY हो, वहीं जाना पड़ता है। तो वहीं पर आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर आपको 60-70 की स्पीड से ऊपर जाने पर वॉबलिंग महसूस हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी बैलेंसिंग में इशू है। और अगर आपकी गाड़ी स्टेयरिंग हल्का सा छोड़ने पर साइड दबा रही है, दैट मीन्स आपके अलाइनमेंट में इशू है। या फिर आपका स्टेयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, गाड़ी सीधी चल रही है, तब भी अलाइनमेंट में इशू होता है। तो वो आप अलाइनमेंट शॉप पर जाकर के करा सकते हैं। उसके अलावा सर्विसिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, गाड़ी को एक बार टेस्ट राइड करके ले आइए। एंड जो इंजन ऑयल का लेवल है गेज से वो चेक कर लीजिए और एक बार लीकेजेस भी देख लेना। जो एरिया पर हमने काम किया है, क्या पता डीजल फिल्टर लीक कर रहा हो, मे बी ऑयल फिल्टर लीक कर रहा हो, ड्रेन बोल्ट लीक कर रहा हो, स्टफ लाइक दैट। तो वो सारा कुछ जब आप देख लेंगे तब आपकी गाड़ी 100% तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर्स तक आई डोंट थिंक कि इस तरीके से अगर आप गाड़ी की सर्विस करते हैं तो गाड़ी आपको कोई दिक्कत देगी। विद दैट बीइंग सेड गाइस, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डेप्थ में फ्यूचर में कवर किया जाएगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।